नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पे सौ की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मुद्दे जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की प्रचंड लहर के बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर जश्न मनाया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बड़ी बैठक बुलाई है, सरकार गठन की तैयारी में जुट गई है कांग्रेस पार्टी। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे, बसवराज बोम्मई सरकार के 12 मंत्री को करारी शिकस्त मिली है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की लहर में कौन कौन से बीजेपी के सूरमा हारे हैं, बताएंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी। और हिजाब को बैन लगाने वाले बीजेपी के नेता को जनता ने सबक सिखाते हुए जबरदस्त तरीके से चुनाव हराया है। इसके साथ में कांग्रेस पार्टी की नेत्री जिन्होंने बीजेपी नेता के खिलाफ हिजाब के मामले को लेकर लड़ाई लड़ी थी, जनता ने जबरदस्त समर्थन करके चुनाव जिताया है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताएंगे, जिन क्षेत्रों के अंदर आकर प्रधानमंत्री मोदी ने दो बार कार्यक्रम किए थे, उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर लुढ़क चुकी है भारतीय जनता पार्टी। वहीं आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत 21 सीटों को कवर किया था, सारी की सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। इसी के साथ में जैसे ही चुनाव के रिजल्ट सामने आए, वैसे ही बीजेपी ने कर दिया ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई, यानी भाजपा के नेता के खिलाफ चुनाव में हारते ही बीजेपी की ओर से कार्रवाई की गई है। दोस्तों इसके साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के हार पर क्या कुछ कहा है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ किंग मेकर बनने का सपना संजो रखा जेडीएस के नेताओं को और लगा तगड़ा झटका। जैसे तैसे कुमारस्वामी ने अपनी सीट तो बचा ली, लेकिन उनके बेटे को जबरदस्त तरीके से चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों और AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को पूरे कर्नाटक में कहीं भी जमानत बचाने का मौका भी नहीं मिला है। और कांग्रेस पार्टी किससे बनाने जा रही है मुख्यमंत्री, बड़े संकेत मिले हैं। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटक की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के बयानों के खिलाफ वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों और इसी के साथ में आप लोग बताइए कि कर्नाटक चुनाव के अंदर बीजेपी को मिली शिकस्त क्या भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक इकाई की मात्र हार है या फिर प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत चुनावी हार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी को जनता ने प्रचंड जन समर्थन दिया है। दोस्तों 133 का आंकड़ा छूते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी आज तक की कर्नाटक में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी ने प्रचंड जन सैलाब इकट्ठा किया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि जनता ने जिस तरीके के आंकड़े कांग्रेस पार्टी को दिए हैं, यानी 133 का जो आंकड़ा जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, इसके बाद आसानी से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 112 का है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास 133 सीटें हैं। यानी दोस्तों अगर ऑपरेशन कमल भी चलाया जाएगा तो पूरी तरीके से औंधे मुंह गिरने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जनता ने प्रचंड जन समर्थन के साथ कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया था और पिछले 5 साल से लगातार सरकार चल रही है, एक भी बार सरकार तोड़ने की कोशिश तक नहीं की गई, क्योंकि पता है कि कांग्रेस पार्टी के पास आंकड़े ही इतने हैं कि उसे कम नहीं किया जा सकता। और यही बड़ी बात है दोस्तों कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीद की थी, उन्हें उसी तरीके से जनता ने प्रचंड जन सैलाब के साथ समर्थन दिया है। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अब सरकार गठन की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए सिद्धरमैया और DK शिव कुमार पहुंचे। उनके साथ में पार्टी के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और KC वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। सभी ने एक साथ बैठक की और आने वाले दिनों के अंदर जल्द से जल्द सरकार गठन करने को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि अब चुनाव के नतीजों का एनालिसिस शुरू हो चुका है। दोस्तों बड़े बड़े एनालिसिस सामने आ रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी बसवराज बोम्मई सरकार के एक से एक दिग्गज नेता चुनाव हार गए हैं दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ा नाम है बेल्लारी ग्रामीण सीट से बीजेपी के भविष्य कहे जाने वाले श्री रामुलु, जबरदस्त चुनाव हार गए हैं दोस्तों। वहीं पर वरुणा सीट पर सिद्धरमैया को चुनौती देने गए भारतीय जनता पार्टी के नेता V सोमन्ना चुनाव हार गए हैं। यहाँ तक कि अपनी पुरानी सीट भी नहीं बचा पाए। इसी के साथ में और भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जो चुनाव हारे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह रही कि भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री BC नागेश को कर्नाटक की जनता ने जबरदस्त तरीके से सबक सिखाया है। आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव से 1.5 साल पहले हिजाब का मुद्दा उठाने वाले BC नागेश जो शिक्षा मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं दोस्तों, और हिजाब का मुद्दा उठाने वाले तो उन्होंने हिजाब को बैन किया था। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कर्नाटक के तिप्तूर विधानसभा क्षेत्र के अंदर BC नागेश जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनको लगभग 54,347 वोट मिला है, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 71,999 वोट मिला है। यानी लगभग 18,000 के वोटों के अंतर से बीजेपी के ये नेता चुनाव हार गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मामला यही नहीं थमा, बल्कि हिजाब बैन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कनीज फातिमा को कर्नाटक की जनता ने जबरदस्त तरीके का जन समर्थन दिया है। आपको बता दें कि गुलबर्गा नॉर्थ से जबरदस्त चुनाव जीत कर आई है। दोस्तों जो जानकारी मिली है उसके अनुसार गुलबर्गा नॉर्थ इलाके के अंदर कनीज फातिमा को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें 80,973 वोट मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रकांत B पाटिल को 78,261 वोट मिले हैं। यहाँ पर जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार नासिर हुसैन उस्ताद को 17,114 वोट मिले हैं। यानी 2 मुस्लिम कैंडिडेट होने के बावजूद बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव हार गया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि जो हिजाब के समर्थन में है वो चुनाव जीते हैं और जो हिजाब का विरोध कर रहे थे वो चुनाव हारे हैं। आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। क्या
जनता कुछ बड़ा मैसेज देना चाहती है। आप लोग को जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में प्रियंका गांधी से जब पूछा गया कि आपको कर्नाटका के नतीजे पर क्या कुछ कहना है, तो उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटका की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। कर्नाटका की जनता ने दिखा दिया कि उन्हें एक ऐसी राजनीति चाहिए जिसमें उनके मुद्दे हो। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के लोगों ने साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने की राजनीति अब काम नहीं आएगी। साथ साथ दोस्तों मांडिया क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी 2 बार रैली रोड शो करते हुए दिखाई दिए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था ताकि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, लेकिन मांडिया क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को 7 में से 6 सीटों पर जीत मिली है और 1 सीट जेडीएस के उम्मीदवार के खाते में गया है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा है, यानी बीजेपी खाता नहीं खोल पाई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रियता को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में मांडिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी तंज कसा गया है। कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने निजी तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ा था, लेकिन स्थिति बीजेपी की बस से बदतर हो गई है। साथ साथ दोस्तों योगेंद्र यादव ने दावा किया है कि भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका के अंदर जिन क्षेत्रों से गुजरा था, लगभग 21 विधानसभा की क्षेत्र थी जहां से ये यात्रा गुजरी थी, इनमें से ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। 2018 के चुनाव की बात करें तो इन सीटों में से 12 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें इन इलाकों के अंदर मिली थी। और अब 2023 के अंदर कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिली है, यानी बीजेपी की सारी 12 की 12 सीटें कांग्रेस पार्टी खाते में गई है, जबकि जेडीएस को पहले भी 4 सीटें मिली थी। इस बार के चुनाव में भी 4 सीटें मिली है। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा का यह प्रभाव रहा है कि कांग्रेस पार्टी आसानी से अपनी सीट बढ़ा सकी है। कांग्रेस पार्टी ने 5 से सीधे 17 पर जंप किया है। 12 सीटों का फायदा कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर हुआ है दोस्तों। इसी के साथ में लक्ष्मण सावदी जो बीजेपी के नेता थे, जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, ये कहकर कि लक्ष्मण सावदी चुनाव हार जाएंगे, उन्हीं लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में यानी अथानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 76,000 वोटों के अंतर से उन्होंने बीजेपी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को चुनाव में शिकस्त दी है दोस्तों। यानी भारी भरकम जीत हासिल की है लक्ष्मण सावदी ने। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ चितपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 30 से ज्यादा मुकदमे वाले नेता को मैदान में उतारा था। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को चुनाव हरवाने के लिए बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को उतारा था, मणिकांत राठौड़, उसे चुनाव में शिकस्त मिली है दोस्तों। प्रियांक खड़गे ने कम से कम 16,000 के वोट के अंतर से चुनाव हराया है। साथ साथ आपको बता दें कि कर्नाटका के चुनाव में येदियुरप्पा को चुनौती देने वाले बीजेपी के नेता सीटी रवि, जिन्हें मुख्यमंत्री बनने की भी उम्मीद थी और येदियुरप्पा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, उन्हें अपनी सीट पर हार का सामना करना पड़ा है दोस्तों। एचडी थमैया जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 84,000 वोट इकट्ठा किए हैं, जबकि सीटी रवि को 77,000 के आसपास वोट मिला है और वह चुनाव हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में यह बहुत बड़ी हार का मामला है दोस्तों। साथ आपको बता दें कि रुझानों के सामने आते ही कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार ने अपनी पुरानी बातें याद की है। जब चुनाव से कुछ महीने पहले उनको जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया था, जेल भी भेजा गया था, उन्होंने बताया कि कैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन्हें बार बार जेल भेजा गया और जेल में उनसे मुलाकात करने के लिए सोनिया गांधी आई थी। ये बातें बताते हुए डीके शिव कुमार काफी भावुक हो गए दोस्तों। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि मैंने प्रण लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ कर फेंकूंगा, राज्य के अंदर भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर एक अच्छे शासन वाली सरकार स्थापित करूंगा। आज कांग्रेस पार्टी जीती है। इतना कहने के साथ ही डीके शिव कुमार काफी भावुक दिखाई दिए दोस्तों। उनके आंखों में आंसू भी नजर आया। यानी बीजेपी सरकार के द्वारा जो प्रताड़ना की गई थी उसे याद करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बताया है कि किसी नेता के खिलाफ केवल इसलिए कार्रवाई करना क्योंकि राजनीतिक विरोधी है, ये पूरी तरीके से गलत है और इसीलिए जनता ने करारा जवाब दिया है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटका के अंदर किंग मेकर बनने की भूमिका निभाने के बारे में सोचकर खुश हो रहे जेडीएस के नेताओं को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि राज्य में वोटिंग के बाद से एग्जिट पोल के अंदर त्रिशंकु विधानसभा बताया जा रहा था और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार देवेगौड़ा के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी सिंगापुर भी गए थे, जिसके बाद कहा जा रहा था कि वो शायद सिंगापुर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क साधेंगे और नेगोशिएशन करेंगे, लेकिन शायद उनका सपना साकार नहीं हो पाया है। त्रिशंकु विधानसभा की उम्मीद में बैठे कुमारस्वामी को अपनी सीट बचाने में ही काफी मशक्कत करनी पड़ी दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से जबरदस्त क्लोज कॉन्टेस्ट में चल रहा था उनका अपना चुनाव। चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र के अंदर उन्होंने बड़ी मुश्किल से चुनाव जीता है। शुरू में पीछे भी हो गए थे, लेकिन बाद में जाते जाते आखिरकार उन्हें जनता ने चुनाव जितवा दिया। लेकिन देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस के उम्मीदवार निखिल कुमारस्वामी परिवार की सुरक्षित माने जाने वाली रामनगर सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एच.ए. इकबाल हुसैन ने बुरी तरीके से देवेगौड़ा परिवार के नेता निखिल कुमारस्वामी को चुनाव में हरा दिया है दोस्तों। हुसैन को 72,898 वोट मिले हैं, जबकि कुमारस्वामी को 61,692 वोट मिले हैं। यहाँ से निखिल कुमारस्वामी चुनाव हार गए हैं दोस्तों। बीजेपी के प्रत्याशी गौतम गौड़ा को 10,000 के आसपास वोट मिला है, तो ये तगड़ा झटका है गौड़ा परिवार के लिए, क्योंकि एक बड़े सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से उनके अपने परिवार का व्यक्ति चुनाव हार गया है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मुंबई कर्नाटका क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा मिला है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के द्वारा चुनाव का ऐलान किया गया था, तब से ही ये माना जा रहा था कि बीजेपी को
इस क्षेत्र में तगड़ा झटका लगेगा और 50 में से 33 सीटें कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र के अंदर जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों, मराठी वोटरों ने इस बार जमकर बीजेपी के खिलाफ वोट किया है और यही बड़ा कारण है कि इस क्षेत्र के अंदर बीजेपी को इतनी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। साथ साथ कर्नाटक चुनाव में AIMIM के खराब प्रदर्शन को लेकर लोग जमकर आलोचना कर रहे हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार AIMIM ने कई सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वर्तमान स्थिति के अंदर एक भी सीट नहीं जीत पाए। साथ साथ दोस्तों, अलग अलग इलाकों के अंदर कई सारे उपचुनाव के नतीजे भी सामने आए हैं। पंजाब के जलंधर के अंदर लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील कुमार रिंकू यहाँ पर चुनाव जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रहा है। तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट रहे हैं। दोस्तों, विपक्ष के सारे वोट बढ़ गए, जिसके कारण फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी 2 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। विधानसभा के दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। अपना दल ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से दोनों सीटें जीत ली है, लेकिन सबसे ज्यादा अनोखी जो सीट बताई गई है वो स्वार की सीट है। यानी दोस्तों, आजम खान के इलाके वाली ये सीट है, जहां पर अपना दल की ओर से सफीक अहमद अंसारी को मैदान में उतारा गया था और समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को मैदान में उतारा था, जिस पर कई सारे लोगों को बड़ी आश्चर्य हुआ था कि आखिर इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट क्यों बदला है। अमूमन इस सीट पर कोई मुस्लिम उम्मीदवार समाजवादी पार्टी उतारती है या फिर आजम परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, लेकिन अपना दल ने जहां पर एक और मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था तो समाजवादी पार्टी की ओर से हिंदू समाज से आने वाली महिला को मैदान में उतारा गया था। दोस्तों, जिसके बाद चुनाव के नतीजे जो रहे हैं उसमें 8000 वोटों का अंतर रहा और स्वार की सीट अपना दल ने जीत ली है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रहा है। तो एक तरीके का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आप इसको कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि उपचुनाव है तो इसमें तरह तरह की चीजें होती हैं, कई सारे फैक्टर काम करते हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी बोले, कहा गरीब की शक्ति ने बीजेपी के पूंजीपति मित्रों की ताकत को हराया है। कर्नाटका के चुनाव इसी और संकेत दे रहे हैं। कर्नाटका का चुनाव बीजेपी और जनता दोनों के बीच में था और जनता की आखिरकार जीत हुई है। साथ साथ कर्नाटका में हार पर आया सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, बोले लोकसभा चुनाव में हम लोग वापसी करेंगे। यानी दोस्तों, ऐसा लगा कि बसवराज बोम्मई पहले से ही अपनी शिकस्त मान चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोगों में जो भी कमी रही है उस सभी का सुधार करते हुए हम वापसी करेंगे। 2024 के चुनाव बीजेपी के खाते में जाएगा। यानी बसवराज बोम्मई काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जीत की बधाई दी है और पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को शायद ये भी बताना चाहिए था कि क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटका में बन गई है तो क्या केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी के नेता ये बात कहकर आए थे कर्नाटका के अंदर, जिसके बाद जनता ने करारा जवाब दिया था। शायद दोस्तों, बीजेपी के नेताओं को अब समझ में आ गया है कि कर्नाटका की जनता इस तरीके की धमकियां नहीं सुनती है। साथ साथ कर्नाटका चुनाव में 224 सीटों पर नतीजे सामने आने के बाद कई सारे मुद्दे को लेकर चर्चा चल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके की बयानबाजी की थी वो बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा गया है। दोस्तों, अमूल वर्सेस नंदनी का जो मामला था यह भी कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचा गया है। 40% कमीशन वाली सरकार बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो मुहिम चलाई थी वो भी कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचा गई है। और बजरंगबली वाला मुद्दा जो प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया था, इसे एक तरीके का कांग्रेस पार्टी का ट्रैप बताया गया है। यानी कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर वो मुद्दा डाला था ताकि प्रधानमंत्री इस तरीके के मुद्दे पर चर्चा करे और प्रदेश की जनता जो असली मुद्दे हैं उस पर वोट करेगी, क्योंकि जनता जो बीजेपी की सरकार से त्रस्त थी। शायद भाजपा के लोगों को भटकाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल वाला नाम मेंशन कर दिया था मैनिफेस्टो के अंदर। तरह तरह के एनालिसिस सामने आ रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता, कांग्रेस पार्टी के राजनीति के सामने सारे निरुत्तर ही दिखाई दिए। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटका चुनाव में बीजेपी ने उठाया बजरंगबली वाला मामला, तब भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं मिला है। इसके सीधे संकेत ये है कि बीजेपी के लोग अगर ये समझते हैं कि हिंदुत्व की बात करते रहेंगे तो जनता उनको वोट देगी, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर विकास के कोई कार्य नहीं करेंगे या भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में संलिप्तता पाई जाएगी तो जनता अपने तरीके से ऐसे ही जवाब देगी। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी के लिए हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है। कर्नाटका चुनाव में आए नतीजों को लेकर BS येदियुरप्पा ने यह बात कही है। साथ साथ कर्नाटका में जो हुआ 2024 में वही होगा। संजय राउत ने जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिखाया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका के अंदर जनता ने जिस तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट किया है ये 2024 के चुनावों का रिजल्ट है। उन्होंने कर्नाटका चुनाव को लेकर कहा कि ये हार हुई है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग जब जीत होती है तो अमित शाह और मोदी की जीत बताते हैं। प्रधानमंत्री आकर बीजेपी के दफ्तर में कार्यक्रम करते हैं तो अब हार की जिम्मेदारी भी उनको लेनी चाहिए। 2024 के चुनाव को लेकर जनता ने ये बड़ा संकेत दिया है। साथ साथ दोस्तों, बजरंगबली का मुद्दा उल्टा पड़ गया। कांग्रेस पार्टी के नेता के रहमान ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका नॉर्थ इंडिया नहीं है, यहाँ आप कम्युनल कार्ड नहीं खेल सकते। बीजेपी जो लगातार प्रचार में बजरंगबली का मुद्दा उठाकर जनता को रिझाने का प्रयास कर रही थी, उनका ये मुद्दा उन पर उल्टा पड़ गया है। उन्हें किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। वहीं पर मुख्यमंत्री पद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि विधायक
दल के नेता तय करेंगे, हमारे आला कमान तय करेंगे। पार्टी में कोई विरोध नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। साथ साथ दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत पर महबूबा मुफ्ती भी काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दी। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में आशा की किरण दिखाई दे रही है। कर्नाटक चुनाव के बाद महबूबा मुफ्ती की ओर से टिप्पणी की गई है। साथ साथ कर्नाटक में प्रचंड जीत की ओर कांग्रेस पार्टी बीजेपी ने अपनी हार मानी है। शिव कुमार बोले, कहा मोदी फैक्टर यहाँ पर पूरी तरीके से फेल रहा है। साथ साथ बीजेपी के प्रत्याशी के घर पर मीटिंग कर रहे थे बसवराज बोम्मई, तभी कोबरा सांप निकल कर आया है। दोस्तों दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंदर वोटों की गिनती से पहले एक नया नजारा देखने को मिला। कर्नाटक के हावेरी के अंदर एक खबर ये सामने आई कि बीजेपी के प्रत्याशी शिवराज संजन के निवास पर नेताओं से बात कर रहे थे बसवराज बोम्मई, तभी दफ्तर में एक सांप देखा गया जिसे बाद में रेस्क्यू किया गया है। लोगों ने तरह तरह की बातें की है, लोगों ने अपने अपने रिस्पॉन्स दिए हैं। साथ साथ मेयर के चुनाव में कहीं भी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव काफी खुश है। दोस्तों उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कर्नाटक का संदेश ये है कि बीजेपी की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीर मुखी, महिला, युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठ प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश है। उन्होंने कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर जमकर तारीफ की है। दोस्तों साथ साथ लोकसभा में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। देश की जनता ने चाहा तो और भी सीटों पर चुनाव जीतेंगे, इस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी के पास लोकसभा की कोई सीट नहीं है, लेकिन अब सांसद की संख्या 1 हो गई है। यानी दोस्तों जलंधर के अंदर सीट जीतने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के लोग और भी कई सारी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ जैसे ही कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट सामने आए दोस्तों, वैसे ही अपने आप को पत्रकार बताने वाले सारे लोग एक ही तरीके के ट्वीट करने लगे। रुविका लियाकत बोली, वैसे अब तो लोकतंत्र, ईवीएम, न्यायपालिका वगैरह पर कर्नाटक के नतीजे के बाद स्टैंड बदलेगा ना। अमित देवगन कहने लगे कि कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद उम्मीद है कि अब कोई चुनाव आयोग और ईवीएम से शिकवा शिकायत नहीं करेगा। इसके बाद एक और व्यक्ति जो अपने आप को पत्रकार बताता इसी तरीके का ट्वीट करता नजर आया। बीजेपी आईटी सेल का हेड भी इसी तरीके के ट्वीट करता रहा। दोस्तों सभी ने एक ही जैसे ट्वीट किए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर एक ही तरीके की बीजेपी आईटी सेल और ये तथाकथित पत्रकार कैसे ट्वीट कर सकते हैं। यानी इन पत्रकारों को भी ईवीएम की याद तभी आती है जब कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। इसी के साथ में भारतीय ओलंपिक संघ ने बड़ा फैसला लिया है। इंडियन ओलंपिक संघ की ओर से भारतीय कुश्ती महासंघ यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अधिकारियों को WFI के संचालक में किसी भी प्रशासनिक कार्य को करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। IOA ने ये बड़ा ऑर्डर जारी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को भी पद से हटा दिया गया है। कुल मिलाकर कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट जैसे ही सामने आए वैसे ही लगने लगा कि अब कुश्ती पहलवानों को भी न्याय मिलने लगेगा। दरअसल कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। उसके बाद FIR दर्ज की गई है। SIT का गठन किया गया है। लगातार जाँच की जा रही है। 18 जनवरी 2023 को कुश्ती महासंघ और पहलवानों का ये विवाद सामने आया था। जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक समेत कई सारे पहलवान सामने आए थे और बीजेपी के नेता पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट जब सामने आए हैं तो अचानक से कार्रवाई की गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस व्यक्ति की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों कर्नाटक के चुनाव के अंदर कई सारे विवादित बयान सामने आए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टिप्पणी करते हुए जहरीला सांप बता दिया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी कहने लगे कि मुझे 91 गाली भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिया है, मुझे लगातार गालियां दे रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद का पर्सनल मुद्दा बनाते हुए लोगों से वोट मांगने लगे। इसके बाद बीजेपी का नेता एक कदम और आगे निकलकर सोनिया गांधी को विष कन्या कहने लगा। दोस्तों कुल मिलाकर ये मामला यही नहीं थमा। इसके बाद बजरंग बली वाला मामला भी उठाया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लोग अब बीजेपी को जोरदार तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी के लोग पार्टी के सेलिब्रेशन के अंदर बजरंग बली की तस्वीर ले आ रहे हैं और हाथ में गदा ले जाकर पार्टी का जश्न मना रहे हैं। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि घोषणा पत्र में बजरंग दल का जिक्र करना और PFI से उसकी तुलना करना नजरअंदाज करने लायक था, लेकिन पार्टी ने पीछे नहीं हटने का फैसला लिया। M वीरप्पा मोइली ने बजरंग दल के मुद्दे को उछालने पर असहमति जताई थी, लेकिन पार्टी ने लगातार अपनी स्थिति पर डटी रही। पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री से 40% कमीशन वाली बीजेपी की सरकार पर सवाल पूछेंगे। और यही बड़ा कारण था दोस्तों कि बजरंग बली को लेकर तमाम झूठ फैलाने के बावजूद बीजेपी के लोगों को जनता ने सपोर्ट नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के लोग जश्न मनाते हुए भगवान बजरंग बली की तस्वीर अपने हाथ में ले जाकर बीजेपी को लोगों को एक तरीके से ट्रोल भी कर रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों जब चुनाव के मतगणना किए जा रहे थे तब प्रियंका गांधी ने भी हनुमान मंदिर जाकर भगवान हनुमान से प्रार्थना की, पूजा अर्चना की। एक तरीके से बीजेपी के लोगों को करारा जवाब दिया गया है। यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी प्रचार के उस स्तर पर आ गए थे जब एक प्रधानमंत्री होते हुए भी वह एक फिल्म का प्रचार कर रहे थे, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें
उम्मीद थी कि शायद इस मुद्दे को उठाकर उनको वोट मिलेगा। आप लोग की पूरे मामले पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस तरीके के बयान देना, चाहे बजरंगबली वाला मामला हो या फिर द केरला स्टोरी वाला मामला हो, एक तरीके से दोस्तों मुस्लिम समाज के लोगों को एकजुट कर गया। और कांग्रेस पार्टी को बताया जा रहा है कि कम से कम 82% मुस्लिम समाज का वोट मिला है। एक ऐसा मामला था जिसे उठाकर बीजेपी के लोग उल्टा फंस गए हैं। आप लोग की इस मामले पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी के लिए थोड़ी राहत की खबर सामने आई है। जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुरानी सीटों को फिर से रिटेन किया है। दरअसल 2017 के चुनाव में 16 नगर निगमों में से बीजेपी को 14 और बीएसपी को 2 पर जीत मिली थी। और इस बार 2023 के चुनाव में जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को सभी 17 की 17 यूपी के मेयर पद पर जीत मिला है। यानी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है दोस्तों। लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। और इसी के साथ में नगर पालिका परिषद की बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवारों को अच्छा खासा समर्थन मिला है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हराना है तो महागठबंधन बनाना बहुत मैंडेटरी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो एक बार फिर से इसी तरीके के नतीजे होंगे। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। एक उत्तर प्रदेश ही मात्र एक ऐसा राज्य बचा है दोस्तों जहां पर 2024 के चुनाव के मद्देनजर विपक्ष को महागठबंधन बनाने की जरूरत है। अगर वाकई बीजेपी को हराना है तो आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।